डर लग रहा है किसी को नीट के लिए? भाई डर भी नहीं लग रहा है नीट के लिए तुम लोगों को? डरो, नीट आ रहा है 3 महीने में, डरना शुरू करो, डरोगे तभी पढ़ोगे। पर मेरे मेंटर जो रहे थे एक्सक्लूसिवली वो मेरे फादर रहे थे। हर चीज़ उनको मैंने पूरा सिलेबस बता रखा था, उनको अपने अपडेट्स बताता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, नंबर कहाँ कट रहा है, क्या नहीं हो रहा। और इन सब के बाद पापा मुझे बताते कि कैसे करना है प्रोग्रेस। तो क्योंकि मेरी और उनकी वाइबिंग बैठती थी कि यार हाँ हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं एक दूसरे को, मैं बता पा रहा हूँ खुल के, वो समझ पा रहे हैं खुल के, उनका समय है मेरे लिए। तो इस तरीके से आपको भी कोई अपना मेंटर ढूंढना पड़ेगा। रिवीजन एक तो ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि पता चले अभी मेरा ऑल इंडिया के बच्चों से मेरा लेवल क्या है। मेरा नाम उत्तम कुमार है, औरंगाबाद से हूँ। मेरा नीट मार्क्स 667 था, रैंक 1831 था। तो एज आवर सीनियर तो आप लोग को मोटिवेशन का डोज दे ही दिए, उसका ज़रूरी नहीं है मोटिवेशन का। एक ही बात बोलेंगे, मोटिवेशन आपके इनसाइड होना चाहिए। आउटसाइड तो संदीप महेश्वरी का वीडियो देखने के बाद क्या होता है, संदीप महेश्वरी का आप एक वीडियो देखेगा मन करेगा कि एक और देख लेते हैं। तो आपको मोटिवेशन नहीं, डिमोटिवेट फील कराएगा। फिर 2-3 वीडियो आप देख लीजिएगा। तो मेनली मोटिवेशन आपके इनसाइड ही होना चाहिए, उसी से जो होना है होगा। आउटसाइड मोटिवेशन ज़्यादा दिन काम भी नहीं करता है। आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो, आप एमबीबीएस के टाइम आप एग्ज़ाम के पहले सोचोगे संदीप महेश्वरी का वीडियो देख के एमबीबीएस का एग्ज़ाम निकाल लें फर्स्ट टर्म का, तो हमको लग रहा है आप सो जाइएगा ये मोटिवेशन है देखते देखते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर फिलोलॉजी। तो अभी हम हैं ग्रेविटॉन में, कुछ स्पेशल इवेंट टाइप का है। तो चलिए बात करते हैं हम एमएस सर से और जानते हैं कि सर आज क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। निर्भय जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं उनको, जो हमारे यहाँ ग्रेविटॉन एकेडमी में इस मौके पे आए। और आज का जो इवेंट है हमारा, वो इवेंट कुछ इस तरह से है कि जो बच्चे हमारे यहाँ इस बार नीट 2022 में अपीयर होने वाले हैं, कुछ ऐसे बच्चे जो नीट 2023 में देने वाले हैं, और ऐसे बच्चे भी जो जेई की तैयारी कर रहे हैं हमारे यहाँ, उन बच्चों के लिए आज हमने एक मोटिवेशनल सेशन रखा है, जिसमें हमारे यहाँ पीएमसीएच के बहुत सारे बच्चे हैं। तो उसमें से मैंने कुछ सेलेक्टेड बच्चों को बुलाया है। 4 से 5 पीएमसीएच से हैं, एम्स पटना से 4 से 5 बच्चे आने वाले हैं, एनएमसीएच से आने वाले हैं 4 to 5, और आईजीआईएमएस पटना से वो बच्चे हमारे यहाँ आने वाले हैं। जो हमारे यहाँ के जो बच्चे अभी हैं करंट में, उनको ये एक्स स्टूडेंट जो हमारे मेडिकोज हैं, वो इन लोगों को मोटिवेट करेंगे, उनको बताएंगे कि उनको लास्ट टाइम प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, उनको एक सही गाइडेंस देने के लिए, एक कॉन्फिडेंस देने के लिए हमने उनको बुलाया है। तो आप लोग बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एकेडमी से नहीं एक बात कर रहे हैं, जो सर के प्रीवियस ईयर्स स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई करके अभी अच्छे कॉलेज में लाइक पीएमसीएच और एनएमसीएच एम्स में हैं, पटना में ही वो अभी हैं। तो फिर वो लोग आज आएंगे और आप लोग बने रहे इस वीडियो पे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा और जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। बिल्कुल। और सही आप जो आकलन कर सकते हैं, जब हमसे पढ़े हुए बच्चे आपको जब बताएंगे, वो क्वालिफाइड बच्चे, वो आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको वो चीज़ें सच में समझ में आएगी कि एक इंस्टीट्यूट, एक टीचर, एक टीम कैसे वर्क करती है हमारी इन बच्चों के लिए। गुड इवनिंग डियर माय स्टूडेंट एंड माय लवली स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है ग्रेविटॉन एकेडमी में। जो काफ़ी मेहनत से जो हमारे स्टूडेंट हैं वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, जो सोसाइटी अपने देश के लिए बहुत कुछ बलिदान देने के लिए तैयार हैं, देश की सेवा के लिए तैयार हैं। और मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि हमारे बीच हमारे स्टूडेंट पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस और एम्स पटना के स्टूडेंट मौजूद हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे जो करंट स्टूडेंट हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं नीट के 2022 में और 2023 में, आज इनसे कुछ सीख लें कि लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन कैसे होती है, इन्होंने कैसे अपनी जर्नी को कवर किया, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा, कैसे इनके टाइम मैनेजमेंट था। इन सब चीज़ों के बारे में आपसे वो डिस्कस करेंगे, आपको कुछ टिप्स देंगे कि आप लाइफ में कैसे उन चीज़ों को अचीव करें, जो अगर हम बात करें वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेशंस में आप लोग जाने वाले हैं, जो कि डॉक्टर का है। जिस पैंडेमिक में हमने देखा है कि जहाँ दुनिया त्रासदी में थी और उस वक्त हर कोई लाचार थे, तो यही लोग हैं जो हम लोगों के सामने एक हौसला देने के लिए खड़े हुए, हम लोगों के पीछे खड़े हुए और आज
इस कोविड से निकालने में बहुत बड़ा इन लोगों का योगदान रहा है। उस वक्त जब सब लोग अपने घर में बंद थे, इन लोगों ने पूरे रात दिन ड्यूटी करके इन चीज़ों को कवर अप किया है। तो आई थिंक इनसे बड़ा योद्धा, इनसे बड़ा डेडिकेटेड जो प्रोफेशन है वो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग एक ज़ोरदार ताली से इनका स्वागत किया जाए। और हम एक एक करके 2-2 मिनट के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे अपने एक्स स्टूडेंट को। काफ़ी प्रिय रहे हैं, काफ़ी डिसिप्लिन रहे हैं ये लोग और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं पीएमसीएच से नीतीश कुमार चौरसिया जी को बुलाना। गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू सर इनविटेशन देने के लिए। अब आज से नीट में टोटली 2 मंथ टाइम बचा है। 2 मंथ जैसे ही नीट का डेट निकलता है उसके बाद उल्टा गिनती होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कितने लोग इस बार नीट देंगे? बाकी लोग नेक्स्ट ईयर। अच्छा, जो लोग इस बार नीट देंगे वो पूरा सिंसियर से रूप से पूरा अपना प्रिपरेशन जारी रखें, ताकि समय बहुत कम बचा है। और टॉपिक वाइज मेजर टेस्ट, होल सिलेबस, क्वेश्चन बैंक, रिवीजन मतलब जितना 2 महीना टाइम बचा है टोटल अपना नीट पे पूरा फोकस कर दें, तभी कुछ उपाय है। अन्यथा तो आजकल कंपटीशन धीरे धीरे टफ होते जा रहा है, कटअप भी बढ़ते जा रहा है। और पिछले बार भी आप लोग से मैंने मिला था, उसमें से नेगेटिव मार्क्स पर हमने बताया था कि अगर नेगेटिव मार्क्स पे कंट्रोल हो जाएगा तो सिलेक्शन होना आसान काम है। क्वेश्चन का लेवल 2015 के बाद 16 के बाद धीरे धीरे थोड़ा सा आसान होते गया है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन में फंसाया जा रहा है। और नेगेटिव मार्क्स से बचने की कोशिश जो कर लेगा उसका सिलेक्शन पक्का तय है। तो और किसी को कोई डाउट है तैयारी से रिलेटेड? कम समय में कैसे पढ़ें, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? रिवीजन एक तो ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि पता चले अभी मेरा ऑल इंडिया के बच्चों से मेरा लेवल क्या है। और उसका जो टॉपिक वाइज सिलेबस है उसका टेस्ट से 2 दिन पहले पूरा कवर कर लेना है और उसको टेस्ट में परफॉर्म करना है। ऑल इंडिया लेवल के अपना खुद का ऑल इंडिया लेवल से रैंक अपना कंपैरिजन करना है कि अभी हम किस लेवल पे हैं। यहाँ जो टेस्ट हो रहा है वो तो अलग बात है, इतना लोग में आप लोगों का कंपटीशन है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल का भी रैंक जो आएगा वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो और कोई भी आकाश या एलियन का टेस्ट ही सर ज्वाइन करवा दीजिए बच्चे को। और बाकी यहाँ तो टेस्ट होते रहता है, उससे बच्चा का यहाँ का परफॉर्मेंस लेवल ऑल इंडिया के लेवल से मैच करते रहेगा। और 2 महीना है, टॉपिक वाइज रिवीजन कर लोगे, बहुत आसान काम है। क्वेश्चन का लेवल तो पहले से आसान हुआ है, लेकिन नेगेटिव मार्क्स पर कंट्रोल हो जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। कितना परसेंट बच्चा, कितना परसेंट हाईएस्ट मार्क जा रहा है सर? 80% एबव वाला कितना स्टूडेंट है? 6-7 लोग। तो वो लोग बच्चे अगर 2 महीना अपना पूरा एफिशिएंसी दे देते हैं तो उनका 200% सिलेक्शन हो जाएगा। जी 80% अगर ला रहे हैं तो 90% वहाँ आराम से ले आ देंगे। यहाँ का पेपर थोड़ा सा जो होता है उससे आसानी थोड़ा सा नीट में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ 80% आ रहा है, इफिशिएंसी एक्यूरेसी मेंटेन हो गया तो 90% आ जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नर्वसनेस सबसे पहले जो टॉपिक तुमको अच्छा लगता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उससे स्टार्ट करो बनाना। जो भी अच्छा लगता है, जो तुमको लगेगा कि हाँ ये बन जाएगा, एक नज़र में पूरा 1 से लेके 180 तक क्वेश्चन को टच कर लो। उसमें से जो 200% लगे कि हाँ मेरा सही है, उसको बना के तुरंत रंग दो, इससे आधा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन है तो जिसमें लगे कि तुरंत बन जाएगा तो उसको बना के आगे टिक बढ़ते जाओ। आधा एक बार में अगर पूरा क्वेश्चन बन गया 50% 60% तो उससे आधा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद नर्वसनेस आएगा ही नहीं। और किसी कोई डाउट? बाकी तो बच्चा मेहनत करेंगे। फिर मेरे बैचमेट अजीत राय हैं, ये आप लोगों को गाइड करेंगे। आइए।
गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक टू पीएमएस सर जो हमें इनवाइट किया कुछ आप लोग को बताने के लिए। अभी एक्चुअली 3 मंथ बचा हुआ है। अगर आप 3 मंथ में सोचेंगे तो अपना बेस्ट कर सकते हैं और हमेशा ट्राई कीजिए बेस्ट करें, क्योंकि बेस्ट कीजिएगा बाद में ये नहीं लगे कि हम अपना बेस्ट नहीं किए। अब बेस्ट कीजिएगा तो ये होना चाहिए कि हाँ मैंने अपना बेस्ट किया। सिलेक्शन होना नहीं होना है दूसरी बात है, अपना बेस्ट कीजिए। वो लगना चाहिए कि पेरेंट्स पूछेंगे कि आपने अपना बेस्ट किया कि नहीं। मेरे भाई भी नीट्स देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मैं 3 भाई और 2 भाई मेरा सिलेक्शन हो इस बार देंगे। तो ये नहीं कि मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ रैंक जितना है वो मैटर नहीं करता, अपना बेस्ट कीजिए। अभी 3 मंथ है, अब 3 मंथ में अपना स्ट्रेटजी बनाइए या जब भी पढ़िए मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाए या कुछ। 3 मंथ में आप जो सर पढ़ाते हैं मतलब सर जो भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उस फिजिक्स में आपको जो वो नोट्स में क्या जाता है उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन एक रूटीन बनाइए। हाँ 3 मंथ है, अगर आप 2 मंथ में भी सोचोगे तो हाँ डेली फिजिक्स का एक चैप्टर उठाओ, केमिस्ट्री का एक उठाओ और बायो का एक उठाओ। अगर एक सप्ताह में सोचोगे तो 1 यूनिट खत्म होगा। 1 यूनिट, ये नहीं 1-2 चैप्टर खत्म, 1 यूनिट का पूरा सीरीज बनाओ। हाँ एक यूनिट में मुझे एक कंप्लीट करना है। अगर 1 यूनिट कंप्लीट करो 7 दिन में 5, क्योंकि आप प्लांट फिजियो स्टार्ट करते तो 5 चैप्टर टोटल होंगे। 5 चैप्टर अगर 5 दिन में आप कंप्लीट करते और एक दिन उसको रिवीजन में लगाते हैं तो लगता है हाँ 5 का 5 मेरा कंप्लीट हो गया। और उसको क्वेश्चन लगाना है रेगुलरली और निगेटिव को कम करना है। अगर थोड़ा से भी डाउट हो रहा है हाँ 3 अगर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अगर 3 कट रहा है मतलब 2 कट रहा है ठीक है। अगर एक में भी थोड़ा डाउट है तो आप जब क्लास में टेस्ट करते हैं तो उसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आपको निगेटिव वहाँ से कमेगा। मैं तो यही करता था कि मैं अगर डाउट होता था छोड़ देता था। जब मैं अपने टाइम नीट दिया था तो मेरा केमिस्ट्री में 172 था। 2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था तो नहीं नंबर आए थे। इसलिए बोलता हूँ अगर नहीं अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको 100% कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ मैंने बनाया तो सही ही होगा। अगर आप 180 में 170 भी बनाते तो लगेगा कि हाँ 170 तो एटलीस्ट 160 तो हम मेरा सही चल ही जाएगा। और 160 जैसे सही जाएगा आपको लगेगा हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। तो पहले ही करना है और यूनिट बाय रिवीजन कीजिए जो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं। अगर 6 मंथ 2 मंथ में आपके पास टाइम है तो 60 चैप्टर बायो में नहीं है, 12 अबाउट 50 के आसपास चैप्टर है। अगर 50 दिन और 10 दिन का गैप भी दोगे तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। और जब भी अगर ऑर्गेनिक पढ़ते तो GOC 1 और GOC 2 पार्ट में कीजिए। एक दिन पूरा GOC 1 पढ़ लीजिए और दूसरा दिन पूरा क्वेश्चन लगाए, जितना भी। अगर 400 क्वेश्चन है आप चाहोगे तो कर लोगे। और GOC 2 का अगर करते हैं तो सेकेंड यूनिट में डालिए और GOC 2 को पूरा कंप्लीट कीजिए और क्वेश्चन लगाए। क्वेश्चन लगाओगे तो मालूम चलेगा। और उसको एक थर्ड पार्ट है GOC केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन देंगे। 3 क्वेश्चन आपको ज़्यादा मेहनत नहीं, सिर्फ आपको चार्ट प्रिपेयर करके याद करना होता है, उसी से क्वेश्चन आएंगे। 3 का 3 देंगे, क्योंकि फाइनली आपको नंबर लाना है जहाँ से नंबर आए। चाहे आप क्या कहते हैं बायो के बहुत अच्छा कर लीजिए तो बायो में अच्छा 2 सब्जेक्ट मिला के आपको 450 प्लस आना चाहिए। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छा है, केमिस्ट्री बायो मिला के अगर 450 प्लस ला देते। अगर पहले आपको सिलेक्शन करना है, ये नहीं कि मतलब पहले रिजल्ट, पहले सिलेक्शन कीजिए उसके बाद तो रैंक आएगा ही। सिलेक्शन कीजिएगा तो अगर सिलेक्शन ही नहीं होगा तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। पहले सिलेक्शन कीजिए। हाँ आपको कॉन्फिडेंस लगता है हाँ फर्स्ट अगर हम क्वेश्चन सोल्व करते तो मैं 2 अटेम्प्ट में करता था। पहले हो गया कि हाँ 180 का क्वेश्चन है तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एक बार में ही टिक लग रहा था उसे मैं सोल्व कर लेता था। हाँ इतना मैंने कर लिया, इतना बन गया। और जो एक बार में बन गया वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही होता था, ये नहीं कि गलत भी जाता था। कुछ तो जाते थे लेकिन वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। अगर 180 में अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में 150 160 बन गया ठीक है, अगर उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में टाइम बच रहा है उसके अनुसार से हाँ उसमें टाइम देंगे और फिर कर लेंगे। और कोई डाउट? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अजीत जी। हम चाहेंगे अब आइए दीपक मिथिलेश जी PMCS से हैं हमारे, ये भी आप लोग से 2 मिनट इंटरेक्ट करेंगे। आइए, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग टू यू ऑल। देखो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का बात करें तो सर मतलब डेली अगर मतलब कि गुड मोटिवेटर के बारे में बात करें तो सर खुद ही एक गुड मोटिवेटर हैं। हम लोग क्या है, हम लोग मतलब कि कुछ पल के लिए आए हैं, कुछ बात बता सकते हैं, लेकिन सर डेली हर बात को बताते रहते हैं, मतलब बहुत सारी बातों को बताते रहते हैं। तो ध्यान देना है कि क्या सर बताते हैं उसको फॉलो करना है। हम लोग अगर आज यहाँ तक पहुँचे हैं
तो हम लोग को भी तो कोई मोटिवेट किए होंगे, कोई बताए होंगे। सर लोग बताते थे कि ये क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो ये मतलब कि तो उस टाइम मतलब हम लोग भी ऐसा सोचते थे एज ए स्टूडेंट, जब हम मतलब उधर बैठते थे मतलब सर इतना चीज़ बोलते हैं, फॉलो तो नहीं कर पा सकते हैं, और सही में नहीं होता था। लेकिन कोशिश क्या करना, मैक्सिमम बातें को जितना 100% तो कोई भी फॉलो नहीं कर सकता है, लेकिन क्या कोशिश करना है कि जितना से ज़्यादा फॉलो कर सके। जो सर स्ट्रेटजी बताते हैं, जो भी मतलब कि तुम लोग को अगर कोई भी दिक्कत आए तो सर से मतलब इंटरेक्ट करना है डेली। जो भी दिक्कत आ रहा है उसका सोल्यूशन सर से लेना है, वो बताएंगे। वो हम अगर जैसे अभी आए तो हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट में तुम्हारे सारे समस्याओं का तो हल हम नहीं बता सकते हैं, 1-2 बात बता सकते हैं जो कि मेरा अपना ये एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अगर हम मतलब गुड मोटिवेशन का बात करें तो सर से ज़्यादा इंटरेक्टिव रहो, मतलब सबसे बेस्ट वो रहेगा। और बाकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का बात तो हमारे सीनियर लोग बताए ही है क्या होना चाहिए किस तरह से। और मतलब कि हम तो एक और ख़ास बात ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि क्या होता है ना, मतलब कि ये कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग बहुत ऐसा, हम लोग भी जब प्रिपरेशन करते थे उस समय होता था क्या, जैसे कि वीक में 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़े, 2 दिन ऐसे आराम कर लिए, तो वो जो लैक होता है ना वो बहुत मतलब ख़तरनाक होता है। तो ये नहीं करना है, मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन। अगर हम मतलब 5 घंटे या 6 घंटे पढ़ रहे हैं, और वही तुम डेली पढ़ोगे, उसका आउटपुट अगर तुम एक दिन 14 घंटा पढ़ लिए, 2 दिन नहीं पढ़ो, उसका आउटपुट खुद से मतलब तुम अपने अनुभव से तुम मतलब चेक करो, पता चलेगा। जो हम डेली का 8 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो रिलैक्स में पढ़ेंगे भी, और वही हम 2 दिन नहीं पढ़े, एक दिन 14 घंटा 16 घंटा पढ़ लिए, उसका जो आउटपुट रहेगा दोनों में वैरी करेगा। तो कोशिश करना, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मेहनत करते रहना है, बाकी तो सफल हो गई। देखो सफलता मिलना नहीं मिलना अलग बात है, लेकिन कोशिश नहीं करना ये तो गलत बात है ना। तो कोशिश करते रहो, ऑब्वियसली यू ऑल विल बी सक्सीड। थैंक यू ऑल। और कोई डाउट है? गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि नीट के एग्ज़ाम में आपके पास 3 मंथ लेफ्ट है, तो हर चीज़ के लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप अच्छे से प्लान कर लो कि आपका जो सब्जेक्ट है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, 3 मंथ में आप पूरा मतलब जो भी हॉट टॉपिक्स है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उस पर ज़्यादा फोकस करो। एग्ज़ाम जो आजकल का जो नीट का एग्ज़ाम हो रहा है पहले के मुकाबले में काफ़ी ईजी हो गया, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके NCERT बेस्ड होते हैं। बायोलॉजी का जो आप एग्ज़ाम देते हो मोस्ट ऑफ दी 80% से ऊपर अब सिर्फ नीट का लाइन उठा देता है। 5-10 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो उसको घुमाता है, बट वो भी आसान है अगर आप ढंग से समझो उस चीज़ को। वो ट्रिकी बेस्ड रहता है, कुछ खास नहीं रहता है। तो NCERT बायो एकदम मस्ट पढ़ो, ठीक है। बायो में NCERT पढ़ो, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उस चीज़ को सॉल्व करो। जो भी डाउट है तुम देखो तुम्हारा निगेटिव क्यों हो रहा है, निगेटिव चीज़ से बचना है, ठीक है। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ निगेटिव से तुम्हारा लॉस बहुत होगा। हम अपने टाइम बता रहे हैं, मेरा सिर्फ 4 निगेटिव हुआ था टोटल। इसलिए कोशिश करो कि निगेटिव कम से कम हो। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं भी आता है ना उस चीज़ को उस समय सॉल्व मत करना, बाउंड्री लाइन जिसको बोलते हैं। अगर तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं 620 आ सकते हैं, तो उस समय रुक जाओ। उस समय उस निगेटिव जो होने वाला है तुम्हारा, जिस पर डाउट है, उसको छोड़ दो उस टाइम, और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो। लास्ट टाइम में देखो तुम्हारा क्या पोजीशन है, उस हिसाब से उसको तुम चूज करो। अगर तुम्हें लगता है अगर मैं सही हूँ, क्योंकि एक 5 नंबर अगर सही हुआ तो तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे, गलत हुआ तो 5 नंबर कट जाएंगे। और नीट ऐसा एग्जाम है जिसमें 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है रैंक्स में। मेरे ही नंबर जितने थे, मेरे नंबर पर बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है। तो 1-1 नंबर इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए निगेटिव कम से कम करो, ठीक। फिजिक्स में कोई उपाय नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करो। आजकल का जो भी तुम्हारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं नीट के एग्ज़ाम में। पहले का नीट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा सोचने वाला होता था, ट्रिकी होता था, बट अब ऐसा नहीं है। फार्मूला पुटिंग गेटिंग डायरेक्ट, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे थ्योरेटिकल डायरेक्ट लाइन डाल देता है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझो। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा क्वेश्चन बना लिए हार्ड तो मेरा नीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सही ढंग से पढ़ो, NCERT का जो भी क्वेश्चन है उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो।
ठीक है। मैक्सिमम थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दो और फॉर्मूला बेस ज़्यादा रहते हैं, तो आई थिंक 35-40 क्वेश्चन आराम से उसमें बन जाएंगे। और दूसरी बात, नीट का एग्जाम जो रहा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया है ना, 180 से अब 200 कर दिया गया, और तुम्हें टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया गया 20 मिनट, 3 आवर 20 मिनट हो गया। तो इस चीज़ को तुम लोग फ़ायदा में लो। हम लोग के टाइम तो ऐसा नहीं था, लेकिन तुम लोग इस चीज़ को फ़ायदा में ले सकते हो। तो जितना क्वेश्चन हो अच्छे से उसको करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज जो भी डाउट्स है उस डाउट को क्लियर करो, ठीक है। फालतू का टाइम वेस्ट मत करना कि 10 बुक बनाने चल गए, ये कर ली वो नहीं। एक बुक पढ़ो, उस बुक को अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। जो डाउट होता है डायरेक्ट टीचर से कंसल्ट करके पूछो। और एनसीईआरटी मस्ट पढ़ो बायो में, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स कोशिश करो कि थ्योरेटिकल तुम एनसीईआरटी पढ़ सको, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से उठाया जाता है, तो ये तुम्हारे मार्क्स बढ़ा सकते हैं। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। 12th के तुम्हारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैट, मॉडर्न फिजिक्स, ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और अब तो मॉडर्न फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन उठा रहा है और एकदम सिंपल उठाता है। तो उस चीज़ को तुम फोकस करो जो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम अपने टीचर गाइडलाइन लो, उनसे पूछो कि कहाँ से, तुम ऐसा करो जो भी पिछला एग्जाम हुआ अभी तक ना, सबको लेके बैठो और देखो कहाँ किसका वेटेज है। उस हिसाब से तुम डिसाइड कर लोगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उस हिसाब से तुम उस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ। एटलीस्ट अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मान लो कि 100 टॉपिक्स है तो 80 टॉपिक या 70 टॉपिक खुद पे कमांड रहना चाहिए, ताकि ये अफसोस ना हो कि अरे मेरा आता है वो छूट गया। क्योंकि बहुत सा ऐसा क्वेश्चन होता है जो ह्यूमन एरर की वजह से गलती हो जाता है। इवन मैं भी गलती कर चुका हूँ, तो इस गलती से बचने का कोशिश करो, ठीक है। और कुछ? सभी को गुड इवनिंग बॉस। मोस्ट ऑफ द लोग तो मेरे को जानते ही होंगे, पहले भी यहाँ विजिट कर चुके हैं। मेरा नाम उत्तम कुमार है, औरंगाबाद से हूँ। मेरा नीट मार्क्स 667 था, रैंक 1831 था। तो एज आवर सीनियर तो आप लोग को मोटिवेशन का डोज दे ही दिए, उसका ज़रूर नहीं है मोटिवेशन का। एक ही बात बोलेंगे, मोटिवेशन आपके इनसाइड होना चाहिए। आउटसाइड तो संदीप महेश्वरी का वीडियो देखने के बाद क्या होता है, संदीप महेश्वरी का आप एक वीडियो देखेगा, मन करेगा कि एक और देख लेते हैं। तो आपको मोटिवेशन नहीं, डिमोटिवेट फील कराएगा। फिर 2-3 वीडियो आप देख लीजिएगा। तो मेनली मोटिवेशन आपके इनसाइड ही होना चाहिए, उसी से जो होना है होगा। आउटसाइड मोटिवेशन ज़्यादा दिन काम भी नहीं करता है। आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो, आप MBBS के टाइम आप एग्ज़ाम के पहले सोचोगे संदीप महेश्वरी का वीडियो देख के MBBS का एग्ज़ाम निकाल लें फर्स्ट टर्म का, तो हमको लग रहा है आप सो जाइएगा मोटिवेशन देखते देखते। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो मोटिवेट तो आपको अंदर से ही रहना पड़ेगा। और जब हमारे सीनियर भी आपको बता ही दिए कैसे क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो मैं भी वही बोलूँगा कि बायोलॉजी पता है। पहले तो हम लोग के टाइम जो हम लोग दिए थे उसमें 200 क्वेश्चन थे, 180 मिनट थे। लेकिन अब टाइम को बढ़ा दिया गया, अब 200 मिनट कर दिया गया। आपको अटेम्प्ट भी करने हैं 180 क्वेश्चन ही। हम लोग का टाइम 20 मिनट घटाया गया, इस बार बढ़ा दिया गया है। तो हम लोग का मतलब टाइम का भी फैक्टर था। मेरे मतलब टाइम की वजह से फिजिक्स का काफ़ी सवाल भी छूट गया था। तो इससे एक सीखने को मिलता है कि आपका स्पीड भी काफ़ी हाई होना चाहिए। नीट यही कहता है, थिंक फास्ट इन राइट डायरेक्शन। सही सोचो, जल्दी सोचो, एक ही लाइन है इसके लिए। बाकी पढ़ाई के लिए वही NCERT इम्पोर्टेंट, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री में के लिए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, NCERT पूरे फोकस्ड उसी पे रहना है। फिजिक्स अगर अभी तक आप नहीं पढ़ो तो 3 महीने में होने वाला भी नहीं। पता चला 2 चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें भी कुछ समझ में नहीं आएगा फिजिक्स में। और स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो फिजिक्स पढ़ सकते हो अभी, लेकिन अगर छोड़ चुके हो तो छोड़ दो। वैसा कुछ इम्पोर्टेंट तो है ही, आखिर NCERT है तो, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा किए हो फिजिक्स में तो। और एक बात है कि आप जितना हो सके क्वेश्चन बनाइए, टेस्ट को एनालिसिस कीजिए। टेस्ट में जो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है उसको कोशिश कीजिए कि दोबारा गलती ना हो। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी क्रम में अपने बैचमेट्स को मैं बुलाना चाहूँगा, अभिजीत कुमार, जो आप लोगों को कुछ शब्द से मोटिवेट करेंगे। मैं चाहूँगा अपना रैंक, नाम सब बता दें ताकि जूनियर्स को कुछ मोटिवेशन मिले।
Thank you, Uttam. Good evening to all of you, boss and future doctors जो मेरे सामने बैठे हैं. पहले हम भी वहीं थे, आज यहाँ हैं. आप लोग भी आज वहाँ हैं, कल यहाँ होंगे. तो पहले क्या? तो पहले भरोसा रखना है. और मेरा नीट का सिलेक्शन 2021 में ही हुआ था. तो मोस्ट प्रोबेबली पिछले साल जो क्वेश्चन एनालाइज किए होंगे पिछले साल का, तो उसमें बहुत इरेगुलर था. मैंने तो नीट देने के बाद एनालाइज नहीं किया, लेकिन फ्रेंड्स लोगों ने बोला बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन आए ही नहीं थे, है ना, नहीं आया था. और कुछ चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए थे. तो पहला प्राइमरी तो रहना चाहिए कि आपका सारा चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि सेटर्स आप नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, वहाँ कोई और सेट करता है, क्वेश्चन पेपर कोई और बनाता है, एग्रीगेट करता है. तो किस प्रकार से वो क्वेश्चन का फॉर्मेट देने वाला है किसी को नहीं पता. मान लिया जाए हम NLM छोड़ के गए, या फिर वर्क एनर्जी पावर छोड़ के गए, या रोटेशनल मोशन छोड़ के आए. ये बात सोच के छोड़े कि रोटेशनल मोशन डिफिकल्ट चैप्टर है, उसे 1-2 क्वेश्चन आएगा ना, उतने देर में हम 3-4 चैप्टर कर लेंगे रोटेशनल मोशन की बजाय. मान लीजिए उसी से 5-6 क्वेश्चन पूछ दिया, दैट इज़ ग्रेट ट्रबल. तो सारे चैप्टर्स को अच्छे से करना है. फिर आप पहले तो अपने आप को मतलब स्टेबल करना है, और फिर अच्छे से चैप्टर्स वगैरह करना है. केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों के लिए NCERT डैम इम्पॉर्टेंट. मतलब आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते. पहले जैसा ट्रेंड नहीं रहा कि बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने वाला है. आजकल फिजिकल केमिस्ट्री से भी डायरेक्ट NCERT का लाइन उठा के दे रहा है. ये बात पे नोटिस करना चाहिए. ऐसा ना हो कि हम सॉलिड स्टेट बना रहे हैं तो उसमें पूरा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, कैलकुलेटिव बेस किए जा रहे हैं, और NCERT का जो टेबल था ना पिछले बार BCC वगैरह, उससे कुछ एक क्वेश्चन उठा के दिया था. तो उसमें आपका कुछ एप्टीट्यूड काम नहीं करने वाला है. याद रहेगा तभी आपसे बनेगा, नहीं याद रहेगा आपसे छूटने वाला है. फिर केमिस्ट्री का पॉल्यूशन वगैरह जो लास्ट में चैप्टर्स हैं, 2-3 चैप्टर्स हैं, 12th में भी है, पॉलीमर्स है, बायोमोलिकुल्स है. इन सब चैप्टर्स को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं. ठीक है, एक कॉमन मेंटलिटी है कि भाई ये सब तो ईजी है, भाई हो जाएगा. सच में ईजी है, हो जाएगा. लास्ट में आप पढ़िएगा, 1 बार पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, हो जाएगा. उसमें कुछ बहुत बड़ा शेर मारने वाली बात नहीं है. लेकिन बात है उसको रिटेन करना इज अ बिग चैलेंज. उसको रिटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है. तो उसमें कुछ ऐसा बात नहीं है कि आपको टीचर्स की ज़रूरत है. पॉलीमर में आपको सर गाइड कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं ट्रिक वगैरह. उसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है जो याद करना है बस. तो उसको आपको बोरिंग लगते रहे, या फिर कुछ मतलब पढ़ने का न्यूमेरिकल्स बना के जी उब गया, तो वहाँ यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देखने के बजाय वहाँ आप देख सकते हैं. वो आपको टेबल वगैरह को तो छोड़ना नहीं है, खास करके जो टेबल में डेटा वाला तो मुश्किल ही होता है याद करना. तो भी फैक्ट यहाँ, ऑल्दो हम लोग के पास टाइम था तो हम लोगों ने डेटा वाला भी कुछ याद किया था, सारा नहीं. तो टेबल वगैरह याद करना है जिसमें इन्फो वगैरह दिया हुआ है, उसको अच्छे से याद करना. और फिर इनऑर्गेनिक के लिए NCERT से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि NCERT से बाहर गए तो बहुत कुछ मिलेगा जो एग्ज़ाम में एकदम नहीं आने वाला है. ये बात को क्लियर रखिए. जब मैं 11th में था ना, तो फिर एक आता था फिजिकल केमिस्ट्री का A-Navasti. ठीक है, A-Navasti मैंने बनाया था. इनफैक्ट मैंने उसे 2 बार बनाया था 11th में ही. तो A-Navasti बना के मैं जब 12th में पहुंचा तो भी ट्रूथ एंड ऑनेस्ट, मतलब लास्ट में ऐसा सारा कुछ छूट गया है. A-Navasti छूटा, फिर एक और इसका ऑर्गेनिक का एक बुक आता था, क्या ग्रीन करके, MS चौहान का बुक आता था. तो वो सब बनाने की ज़रूरत नहीं है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके अराउंड रोटेट करिए, उससे थोड़ा सा आगे देखिए, और पीछे वाला तो देखना ही है. मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का देखिए. ज़्यादा MS चौहान में और A-Navasti में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है. उतना अभी किसी के पास टाइम नहीं होगा कि A-Navasti और MS चौहान करने के लिए बैठे. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस रखना है, क्या पूछ रहा है उस पर फोकस रखना है, किस टॉपिक से पूछ रहा है. क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालाइज करके देखिए तो पता चलता है उसी मतलब कुछ खास टॉपिक्स है जिनके अराउंड क्वेश्चन रोटेट करते रहता है, उसी में कुछ प्लस माइनस करता है. नए क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन हाँ कम रहता है, उसी के अराउंड रोटेट करते रहता है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना मस्ट है, उसी से आपको पता लगेगा कि किन किन एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है. और फिर बायो में NCERT देखना ही है, और फिजिक्स में प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस. और 11th में है जिनको मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि यदि पॉसिबल हो तो NCERT को पढ़ते चले, क्योंकि आपके पास एम्पल टाइम है. और जो इस साल नीट देने वाले हैं उनके पास NCERT पढ़ना इज नॉट, मतलब फिजिक्स का NCERT पढ़ना, मैं नहीं कहूँगा कि NCERT आप पढ़ना शुरू करिए शुरू से. और NCERT का वो जो लास्ट में पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू पॉन्डर दिया हुआ है ना, उसे अच्छे से देख लीजिए,
उसमें जो कॉन्सेप्ट वगैरह है उसको अच्छे से देख लीजिए। जो चीज़ समझ में नहीं आता है, क्योंकि पॉइंट टू पॉन्डर में कुछ चीज़ें ऐसी भी दी हुई है जो समझ में नहीं आता है, तो सर से एक बार बात कर लीजिए। सर यदि बोलते हैं कि छोड़ दो, क्योंकि उसमें कुछ है जो HC वर्मा से डायरेक्ट उठा के पॉइंट टू पॉन्डर में दिया हुआ है, एकदम वहाँ से उठा के दिया है, उसको NCERT में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसको नहीं करना है। सर एडवाइस कर देंगे, नहीं करना है तो छोड़ देना है। सबसे पहले शिक्षक पे विश्वास रखना है, टीचर पे विश्वास रखना है, क्योंकि वो इस काम को कितने सालों से करते आ रहे हैं। हम लोग जैसे कितने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, कितनों को जाते देखा, हम लोग जैसे कितने बच्चों को उन्होंने जाते देखा है। मेरे पास तो एक नीट का एक्सपीरियंस है, ना जाने वो कितने नीट का एक्सपीरियंस लेकर वो बैठे हुए हैं यहाँ पे बताने के लिए, तो हमसे कहीं बेहतर वो बता सकते हैं। तो शिक्षक का एडवाइस तो मानना ही है, टीचर्स पे विश्वास रखना है और खुद मेहनत करना है, खुद मेहनत और शिक्षक पे विश्वास रखना है। और एक बात है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं नीट में। आजकल क्या मतलब आते ही है, शुरू से ही ट्रेंड रहा है। पहले थोड़ा कम रहते थे पहले भी कम रहते थे, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो फार्मूला बेस्ड अब पैकेज वगैरह में फार्मूलाज रहते हैं ना, ढेर सारे पूरा बल्क में रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट है नहीं भी इंपॉर्टेंट है सारे रहते हैं। जैसे रोटेशनल मोशन में तो बहुत सारे फार्मूला उसमें रहेंगे, बुक्स फिर निकाल के देखेगा तो ढेर सारे फार्मूला रहेंगे, तो सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन बनाते बनाते ये तो पता चल ही जाता है कि कौन क्वेश्चन में क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो उन फार्मूला के लिए पतला सा एक 10 रुपये वाला कॉपी खरीद के आप अपना फार्मूला कॉपी बना सकते हैं। इससे होगा कि आपको रिवाइज करने में आसानी होगा और ज़्यादा बल्क भी नहीं बढ़ेगा। तो फार्मूला तो भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूला से ही बन जाते हैं वहाँ पे। और कुछ आप लोग को पूछना है तो बोलिए, मेरे ओर से यही था। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप देखिए ना, ऐसा लगता है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड है, ठीक है, बायो अगर इजी रहता ना तो 5 साल MBBS में सिर्फ बायो नहीं पढ़ रहे होते। पहला बात दिमाग से ये निकाल दीजिए कि बायो इजी नहीं है। ठीक है, नहीं एक मेंटेलिटी, हम एक नीट एस्पिरेंट्स की मेंटेलिटी बता रहा हूँ कि भाई बायो है यार, थोड़ा सा पढ़ लेंगे हो जाएगा, फिजिक्स नहीं बन रहा है यार, केमिस्ट्री नहीं बन रहा है यार, एक मेंटेलिटी रहता है सबके साथ, आपके साथ भी, हम लोग के साथ भी शुरू में होता था। अगर आप मार्क्स का डिवीजन देखिए तो 360 मार्क्स अकेले बायो कैरी करता है। और प्रेफरेंस में भी देखिए, जैसे मेरा 500 नंबर या 600, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा 600 नंबर आया, ठीक है, इसका भी 600 नंबर आया। अगर मेरा बायो में ज़्यादा सही हुआ तो इसका रैंक पीछे आएगा मेरे से, ठीक है। बायो का प्रेफरेंस दिया जाता है, तो बायो को तो इग्नोर करना ही नहीं है, बायो को हमेशा पढ़ते रहना है। फिजिक्स केमिस्ट्री का है प्लेस है तो मतलब उसको भी करना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन नहीं दिलाने वाला है, ना ही फिजिक्स ना ही केमिस्ट्री और ना अकेले बायो दिला सकता है, तो उसको भी करना है। लेकिन बायो के लिए टाइम निकालना, उसे इग्नोर करके नहीं चलना है, ना तो अंत में पता चलेगा बायो ही बड़ा प्रॉब्लम बन गया। 11th का या 12th का? अच्छा। नो, अब फिर वही बात है, बायो में क्वेश्चन करके आपको कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं मिलने वाला है। एक मिनट, बायो में आप क्वेश्चन क्या करेंगे, जैसे कुछ है बस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बायो, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। उसमें एनालाइज करने वाला क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग वाला ख़त्म हो गया कि अब आता भी है तो बोथ ट्रू बोथ फॉल्स करके ऐसे करके आता है। हमको नहीं लगता यार का क्वेश्चन आएगा, और कम ही आएगा तो कम ही आएगा। तो मतलब आपको याद रहेगा क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन हमको जो याद है उसको करके क्या फ़ायदा, उसको करने से आपका एप्टीट्यूड नहीं बढ़ने वाला है। क्वेश्चन करना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और करिए उससे, क्योंकि उसको करिएगा तो ये पता चलेगा प्रीवियस ईयर में क्या पूछ रहा है, और सेम क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करिए, फालतू का बाहर का क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। अभी जो इस बार नीट दे रहे हैं उनके लिए ये बात है, ऐसे नहीं कि 11th वाला भी शॉर्टकट मार्क यही करने लगा, तो फिर पता चला यार लास्ट में बहुत कुछ नहीं आता है, सिर्फ वही आता है जो पूछा जाता है, बाकी बाहर का तो मॉक टेस्ट दिए तो परेशान हो गए कि भाई एलन में या आकाश में कुछ और ही पूछ रहा है, भाई हम लोग तो कुछ और ही पढ़ रहे हैं, हम तो ईजी पढ़े, वहाँ तो भाई कुछ और ही पूछ रहा है। तो बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो 11th वाले के लिए ये शॉर्टकट नहीं है, ये अभी जो नीट देने वाले हैं उनको बाहर से, मतलब बाहर वाला क्वेश्चन वो कर चुके हैं पहले, अब उनको स्पेसिफिक होना है कि किस पॉइंट पे हमको ज़्यादा एनर्जी देना है। तो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उनको पर डिस्कस करिए, उनको बनाइए, जहाँ पे एरर हो रहा है, कहाँ पे एरर हो रहा है, कहीं पे नॉट
नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स, ऐसे भी करके बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, इससे ज़रा सावधान रहिएगा। एक बार क्वेश्चन अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ देम आर नॉट ट्रू, विच ऑफ देम आर नॉट करेक्ट, फॉल्स, ऐसे करके भी क्वेश्चन आता है, जहाँ पे फंसते हैं बच्चे, आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है। नॉट ट्रू का ट्रू पढ़ लिए, ऐसे करके क्वेश्चन गलत होता है। और फिर थैंक यू। अब मैं इसी क्रम में अपने बैचमेट आयुष को बुलाना चाहूँगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद MS सर का कि आपने मुझे ये स्टेज दिया ताकि मैं अपने जूनियर से इंटरेक्ट कर सकूं। और जैसा कि मेरे बैचमेट्स ने और जो सीनियर्स हुए यहाँ पे, उन सब ने आपको करीब करीब हर वो चीज़ बताई जी है जो बताई जानी चाहिए। तो मतलब ऐसा मैं कुछ अलग से नहीं बता सकता जो आप लोगों को अब तक नहीं पता चली होगी। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अपार्ट फ्रॉम हर किसी का जिन्होंने ओपिनियन दिया है, आपको सुझाव दिया है, हर कोई आपके वेल विश में ही दिया है, पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक बहुत अंग्रेजी का बहुत अच्छा प्रोवर्ब है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द वर्थ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप पे क्या चीज़ सूट करती है। एक पर्सनैलिटी होती है हर किसी की और हर कोई हर चीज़ को नहीं फेस कर पाता है। जैसे अभी जो बोल के गए हैं अभिजीत जी, वो बहुत मतलब आपको बता रहा हूँ उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहती, परंतु मेरे जो मित्र हैं उत्तम और हम दोनों मतलब हमारी अलग तरीके की प्रवृत्ति रही है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि आप पे क्या सूट करता है। हर कोई अपने हिसाब से आपको सुझाव देना चाहता है और आपका भला ही चाहता है, पर आपको ये देखना पड़ेगा। मतलब मैं आपको सही बताऊँ तो मैंने अपनी प्रिपरेशंस जो बेसिक 11th-12th की थी वो मैंने बैंगलोर में की थी, आकाश में। वहाँ पे मैंने जो की थी, मेरे आप सोचते हैं कि आपको मेंटरशिप वहाँ पे टीचर्स देते हैं, पर मेरे मेंटर जो रहे थे एक्सक्लूसिवली वो मेरे फादर रहे थे। हर चीज़ उनको मैंने पूरा सिलेबस बता रखा था, उनको अपने अपडेट्स बताता कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, नंबर कहाँ कट रहा है, क्या नहीं हो रहा। और इन सब के बाद पापा मुझे बताते कि कैसे करना है प्रोग्रेस। तो क्योंकि मेरी और उनकी वाइबिंग बैठती थी कि यार हाँ, हम लोग अच्छे से समझ पा रहे एक दूसरे को, मैं बता पा रहा हूँ खुल के, वो समझ पा रहे हैं खुल के, उनका समय है मेरे लिए। तो इस तरीके से आपको भी कोई अपना मेंटर ढूंढना पड़ेगा। सर हमेशा रहेंगे आपकी सपोर्ट के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर सर के लिए हर कोई समान है। सर के पास भी समय की कमी होती है, तो कभी आप लगे आप खुद से बात कीजिए, सर आपकी मदद करेंगे ही। और देखिए कि आप कहाँ सॉर्ट कर पाते हैं। खुद से वार्तालाप करना बहुत ज़रूरी होता है हर एक उसमें। कितना कभी कभी आपको इतना डीमोटिवेट फील होगा कि आपको लगेगा कि यार क्यों इस चीज़ में पढ़ रहे हैं, मतलब ठीक है, पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये डीमोटिवेशन एंड ऑल ये चीज़ एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये नीट में नहीं सीखा ना, तो मैं बता रहा हूँ कि MBBS की जर्नी आपकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। मतलब आपको बता रहा हूँ महीने भर आपका निकल जाएगा बिना पढ़े हुए और आपको पता नहीं चलेगा कब निकल गया वो सब। और उसके अलावा बहुत कुछ है जो आप MBBS आएँ तो आपको पता चले तो बढ़िया है, इस स्टेज पे पता ना चले, पर बहुत कुछ है जो आपको MBBS सिखा के जाती है। तो नीट आपको एक आईना दिखा रहा है कि ये सब चीज़ें भी होती हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको फोकस करके रखना है। ये नहीं कि आप जैसे पढ़ाई लिखाई तो होती रहती है, पर हर फेज़ ऑफ लाइफ में आपको नीट आपको पहले दबाव झेलना सिखाता है। क्योंकि रिसेंटली भी आपको पता चलता होगा MBBS की लाइफ और बीइंग अ डॉक्टर इज़ नॉट वेरी ईजी, लाइक इज़ नॉट एट ऑल ईजी। आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है उस लाइफ में जो आपने आज तक नहीं देखा है। ठीक है, आप कॉलेज जाएंगे तो आपको पता चला कि अच्छा ये सब भी होता है, ये सब भी होता है। तो आपको नीट न सिर्फ पढ़ा रहा है पर ये भी बता रहा है कि आपको किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है जो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मुझे लगता है जो जिन्होंने बात की, एक बात वो मिस कर रहे थे, वो थी कि हाउ आर यू गोना डील विद द फेलियर्स। ठीक है, हर चीज़ होती है, हर कोई यही चाहता है कि हम सफल हों ना हो। भगवान की कृपा से मेरा पहले अटेम्प्ट में निकला हुआ है, पर मैं ये जानता था कि अगर इस पहले अटेम्प्ट में मेरा नहीं निकलता तो शायद मैं दूसरे अटेम्प्ट के लिए बैठ नहीं पाता। मेरे अंदर की कैपेबिलिटी जा चुकी थी, मैं बर्नआउट हो चुका था पूरी तरीके से। कॉलेज मिल गया, आज ठीक है, सब कुछ सेट है। नहीं होता तो हो सकता है मैं भी आप लोगों की तरह एक और बेंच पे बैठा होता, मैं सुन रहा होता, एक श्रोता होता, आज एक वक्ता हूँ। तो वो चीज़ें समय समय की बात है। ठीक है, फेलियर्स और ये सब चीज़ें, हर चीज़ जो ज़िंदगी में आएगी वो कुछ सिखाने के लिए आएगी। और मैं अब आप ये भी सोचेंगे कि मैंने सिलेबस या उस पर कुछ बात किया नहीं, तो लिटरली बात ये कि मुझसे बहुत बड़े बड़े सीनियर्स जो आपको बता के गए, उन्होंने बिल्कुल बहुत बढ़िया बता रखा है, मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता था। तो ऐसे एक जनरल टॉक इस बात के लिए ज़रूरी है कि आपको समझना है कि अगर इन केस, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा, पर होता है कुछ लोगों को फेलियर्स मिलते ही हैं। जब सोचिए इस बार 15,75,000 पौने 16 लाख बच्चे जब लिख रहे हैं एग्जाम, 10-12 हज़ार की गवर्नमेंट सीट है और प्राइवेट सीट अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कोई सक्सेसफुल ही हो? मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ पे जितने हर कोई सक्सेसफुल हो, पर ठीक है ये चीज़ होगा कि कोई फेल होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी भी तरीके से डीमोटिवेट या ना रहे। ज़िंदगी में क्या क्या आना बाकी है, क्या नहीं आना बाकी है, कोई नहीं जानता। भविष्य मतलब बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत माउल्डेबल है। ठीक है, आप जैसा बनाएंगे भविष्य वैसा बनेगा। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द सजेशंस एंड एवरीथिंग, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपका काम करते रहना है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका काम कर्म करना है, आपका धर्म ही कर्म है।
बाकी फल देना आपके हाथ में नहीं और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, वरना दुनिया कहाँ से क्या हो जाती है। अगर आपने गॉड टू सी ग्रेट हो देखा है तो आपको पता होगा कि हाँ, अगर इंसान के हाथ में आ जाए कि वो क्या चाह रहा है तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, जो मतलब पूरा डिजास्टर्स हो जाएगा। तो हमें उस चीज़ से बच के रहना है, हमें बस ये एक्सपेक्ट करना है कि हम अपना काम करते रहें पूरी इच्छा से, पूरी शक्ति के साथ। बाकी जो आएगा भविष्य में वो अच्छा आएगा और आपके फ़ायदे के लिए ही आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि यार ज़िंदगी ख़राब हो गया या ये हो गया वो हो गया। इसी भरोसे मैं और उत्तम अभी तक MBBS कंटिन्यू कर रहे हैं कि हाँ हम पढ़ लेंगे फिर, क्योंकि 1 महीने का बैकलॉग हमारा इसी भरोसे चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ज़िंदगी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स मिलने वाले हैं और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अपना कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए और बस फल के लिए इतना सोचिए मत कि यार मुझे ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, ये अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। अच्छा, किसी को कुछ डाउट हो तो आप वैसे पूछ सकते हैं, मुझे लगता है काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। इन केस कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा या फिर मैं किसी और मतलब अपने दोस्तों से बताऊँ। हाँ, ये बात भी या फिर लड़के बहुत क्लियर हैं, ये भी हो सकता है। कोचिंग्स में GOC2 वाला जो चैप्टर है, कौन सा? GOC का पार्ट 2? जी जी, वो हम लोग NCERT पढ़े कि वो GOC2 में एक ही बार शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वो खत्म कर देते हैं। अच्छा, NCERT इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मतलब देखिए, अगर आपको लग रहा है कि वो जो पढ़ा रहे हैं आपको GOC के पार्ट 2 में वो NCERT से नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि जब क्लास में पढ़ाते हैं तभी आपको जो याद रहे। और नोट्स अगर आप बना रहे हो तो आप क्लास मतलब रूम पे जाके देख लीजिए एक बार। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप एक लॉन्ग टर्म रिवीजन की सोचते हैं कि अब जब फेस करने जाना है नीट को, उस समय आपको NCERT पढ़ना है। देखिए, आपको लगता होगा ना कि NCERT बहुत आसान है, उसमें कंटेंट्स कम है, पर NCERT बहुत मतलब प्यार से कोने में कुछ कुछ ऐसे इटैलिक्स में लिख के दे देता है जो लोग नॉर्मली स्किप कर देते हैं मेन कंटेंट्स पढ़ते समय। उन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। और देखिए, GOC पार्ट 2 अगर आप बाहर से पढ़ने जाएंगे ना तो आपको समझ में आया कि GOC पार्ट 2 खुद में एक MBBS का सिलेबस है। तो वहाँ आपको MBBS में जाके PhD नहीं करनी है। आप जितना आप NCERT पे लगे रहेंगे तो आपको NCERT की ज़्यादातर चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंज किए जा चुके होते हैं, यहाँ पे एटलीस्ट क्वेश्चंस चेंज रहेंगे, पर जो बेसिक होता है कि आपका, अगर मैं गलत नहीं बता रहा तो मुझे लगता है एसिड और अल्कोहल मिलकर ईस्टर देता है। आपका काम है वही कि आप GOC का NCERT स्पेशली देख के जाओ, बाकी सब तो ठीक है, अगर हो जाता तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं है। मैं अंजी को बुलाना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Good evening, MS sir, seniors, my colleagues, parents and all the future aspirants. बहुत ज्ञान की बातें हो गई हैं। बोर हो गए होंगे सभी। बोर हुए या नहीं हुए? हम ही हो गए। कोई बोर नहीं हुआ? मैं बोर हो गया हूँ। डर लग रहा है किसी को नीट के लिए? भाई डर भी नहीं लग रहा है नीट के लिए तुम लोगों को? डरो, नीट आ रहा है 3 महीने में। डरना शुरू करो, डरोगे तभी पढ़ोगे। मोटिवेट कौन कौन हो गया? बस एक लड़की मोटिवेट हुई और कोई मोटिवेट नहीं हुआ। तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है और कोई मोटिवेट नहीं हुआ। भाई इतनी ज्ञान की बातें मिले, मोटिवेट हो जाओ सब, पढ़ना शुरू कर दो। किसी को कोई डाउट अभी तक? हाँ, सब प्री मोटिवेटेड है। बहुत कुछ सुनने को मिला है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, भगवान पे विश्वास रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला आपके साथ। बस एक ऊपर वाला जो आपका साथ देगा आगे, आपके पेरेंट्स के बाद एक ऊपर वाला है, आपका साथ हमेशा देगा हर पल पे। कॉलेज जाने के बाद पेरेंट्स नहीं रहेंगे आपके साथ, आपको खुद के बल पे डिसीजन लेना सीखना होगा। ऊपर वाले भरोसा रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए और ये मत सोचिएगा बहुत पढ़ना है। अभी जो पढ़ना है वो कुछ नहीं, आगे बहुत कुछ पढ़ना है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। यही बात नहीं बोलना था। हाँ, ये मत सोचिएगा बहुत कुछ पढ़ना है अभी। अगर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर की किताबें हैं और ये 10% MBBS का। जैसा भी आयुष ने बताया, 1 महीने से कुछ नहीं पढ़े हैं, सच में 1 महीने से कुछ नहीं पढ़े हैं और एग्ज़ाम है हमारा। ऐसा ही चलने वाला लाइफ। तो लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेड है, डरिएगा मत आप लोग। दिक्कत हो टीचर से कांटेक्ट करिए। लिटरली आप लोग के पास बहुत अच्छी टीम है टीचर्स की, भरोसा रखिए उन पे। जैसा अभिजीत ने बताया, सीनियर्स ने बताया, NCERT पढ़िए, PYQ बनाइए, क्वेश्चन पेपर देखिए, एनालाइज करिए पेपर्स को, बस ध्यान देते रहिए। और लड़के जो पीछे बैठे हैं, आप भी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बाकी लड़कियां तो पढ़ती हुई दिख रही हैं। किसी को कोई डाउट? अभी भी डाउट नहीं आया लड़कों को? वेरी गुड। मैं समझता हूँ आप लोग अगले साल एम्स आएंगे। एम्स आएंगे, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। कैंपस देखा है किसी ने एम्स का?
किसी नहीं देखा, जाने के बाद देखिएगा टाइम मिले तो मोटिवेटेड फील करिएगा, मोटिवेशन आएगा। कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत मज़ा आएगा। सीनियर्स बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे आपको। भाई तो मैं बोल रहा हूँ, सीनियर्स परेशान नहीं करेंगे। सीनियर्स हम ही मिलने वाले हैं आपको। आइएगा, डेट याद रखिएगा 17 अप्रैल। आके बोलिएगा भैया 17 अप्रैल को आप आए थे, बोले थे परेशान नहीं करेंगे आप। इसी मोटिवेशन के साथ एम्स आइए आप लोग, परेशान नहीं होइएगा आप लोग। बाकी फिर पढ़िए। जैगॉन, किसी कोई जानता है जैगॉन के बारे में? हमारे एम्स जैगॉन चल रहा है अभी। जैगॉन स्पोर्ट्स इवेंट है हमारे एम्स का, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। 4 दिन का है, 5 दिन की छुट्टी हमें मिली हुई है। 5 दिन आपको जितना एंजॉय करना है एंजॉय करिए, फिर 2 वीक पढ़िए, फिर एग्ज़ाम दीजिए। फर्स्ट इंटरनल है एग्ज़ाम, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, ये सब सोच के एंजॉय करिएगा। अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि कॉलेज आने के बाद मत पढ़िएगा, ठीक है? पढ़ लीजिए अभी जितना पढ़ना है, बाकी फिर एंजॉय करिए। कोई डाउट किसी को? फाइनल नोट? कोई डाउट नहीं? थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम दीपक जी को बुलाना चाहेंगे, PMCS से हैं और काफ़ी मेहनती स्टूडेंट रहे हैं। आइए। गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, आप लोग जो है ना 80 से 85 दिन बचे हुए हैं, इस दिन को ऐसे जिए कि ज़िंदगी भर याद रहे। और आप लिटरली हम बता रहे हैं, अब मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला है, 5 साल होने वाले हैं। 1 महीना एग्ज़ाम को बचा हुआ, फाइनल एग्ज़ाम को। अब ये 5 साल 4.5 साल जो इतना याद रहेगा ना आप लोग को, कभी नहीं भूलिएगा। तो और ट्रिक जो है पढ़ने का, जो एग्ज़ामिनी बैच है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। एग्ज़ामिनी बैच आप लोग क्या कीजिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो, ये तीनों जो है ना NCERT 100% एक लाइन होना चाहिए। अगर आपको नहीं, जो जिसका कुछ भी छूटा हुआ, आप क्या कीजिए, एक लाइन को NCERT को पढ़िए, उसको कलर कीजिए और सिर्फ NCERT पे फोकस कीजिए। NCERT के बाद आप क्या कीजिए, फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, इसमें क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो पीछे एक लड़का बोल रहा था तभी कि मैकेनिज्म के बारे में, GOC2 के बारे में, GOC2 के बारे में जो है ना, आपको बस मेनली आप E1, E2, SN1, SN2 जो मैकेनिज्म है उसको आप देख लीजिए। उसके बाद मैकेनिज्म के बाद आप NCERT का मुश्किल से 80 से 85 रिएक्शन है NCERT में, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बता रहा हूँ। 80 से 85 में आपका 15 क्वेश्चन 100% बनेगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वो मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है, एक लाइन एक इम्पोर्टेंट है। और फिजिक्स में आप जो भी प्रैक्टिस किया है उसी को कंटिन्यू रखिए, टेस्ट मत छोड़िए। कोई भी टेस्ट दे के आते हैं, टेस्ट देने का जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया है उसको आप एनालाइज कीजिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी है थ्योरी आपको उसको देखिए जो आपको गलत हुआ है, और फिर आपका वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। देखिए, पढ़ाई वढ़ाई जो है ना, सबको लगता है कि ऐसे कुछ दिन स्टार्टिंग में कोई लोग क्या करता है, पढ़ाई करता है, फिर 5 दिन पढ़ता है, मोटिवेट होता है, फिर छोड़ देता है। जैसा कि मैंने किया था। मैं क्या किया था, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट नहीं आया था तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया। 5 महीना 6 महीने के बाद सर ने मुझे कॉल किया कि तुम आ जाओ, कुछ दिन पढ़ लो, रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा छोड़ देना। तो मैं दिसंबर में आया था सर के पास, और मेरा एग्ज़ाम मई में फर्स्ट वीक में था। तो दिसंबर में मैं सर से मिला, मैं सोच रहा था कि मैं आऊँ पढ़ाई करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन फिर मैं जनवरी में स्टार्ट कर दिया पढ़ाई। 4 महीना मेरे पास थे मात्र, उससे पहले मैं सब कुछ भूल चुका था। वो 4 महीना मैंने एक सेकंड को इस तरह से यूटिलाइज किया है कि आज मैं कॉलेज में हूँ। तो बस आप लोग यही कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, 80 से 85 दिन, रिजल्ट आएगा, ये पक्का आएगा रिजल्ट। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच दीपक जी। हो गया, बोल दिए, हो गया। और कोई बचे हैं? उत्तम, हो गया। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी अच्छा लगा। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? बहुत बुझे लग रहा है, मतलब क्या? हाँ,
भाई अगर नहीं डाउट रहेगा तो समझ लो क्या होगा, ठीक है। तो फाइनली हम बहुत शुक्रगुजार हैं, थैंक यू वेरी मच इतना कीमती वक्त देने के लिए मेडिकोज जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, पीएमसीएच से, एम्स से, एनएमसीएच से। तहे दिल से हम सब बच्चों की तरफ से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी शुक्रगुजार हैं आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया। और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग ऐसे ही आते रहिए और अपने जूनियर्स, अपने समाज को इसी तरह से एक पिरोते रहिए, ताकि हमारा देश इसी तरह से तरक्की करे, चीज़ों में आगे बढ़े। और एक आप भी, आपके लिए भी बेस्ट विशेज़ कि अभी आप यूजी में हैं, पीजी में आपको और अच्छा कॉलेजेस मिले, हमारी तमन्ना है, विशेज़ है, दुआ करते हैं कि आपको भी ऊपर वाला एक अच्छा स्किल दे, आप एक बहुत ही नाम कमाएं, एक स्पेशलाइजेशंस आपका जो दिलचाहा ब्रांच है, मनचाहा ब्रांच है, वो आपको आगे जा कर के वो चीज़ें मिले। उसके लिए हम प्रे करते हैं ऊपर वाले से। एंड बच्चों को कहते हैं कि लास्टली आप को पढ़ना आप ही को है, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या मैं हूँ, वो सिर्फ आपको एक अच्छा माहौल दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन भाई पढ़ना आपको है। मतलब मेहनत आप ही को करना है, रिज़ल्ट आप ही को देना है। तो ये जो बाकी फैक्टर्स जो भी आप देख रहे हैं, वो सब जो चीज़ें मिल करके बनी है, वो हम एक सिस्टम बनाया हमने, और आपके वर्किंग सब्सटेंस आप ही लोग हैं। तो जब तक आप अपने आप को मेहनत नहीं करेंगे, अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आपका रिज़ल्ट निखर करके नहीं आए। तो ये हम लोग पढ़ा भी आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, dq बराबर du प्लस dw। तो हम लोग तो dq हैं, हीट दे रहे हैं, बाकी आपको du और dw का डिफरेंस तो आपको दिखाना है। तो जब तक आप वर्क डन और dq और dw का डिफरेंस दिखाएंगे, तभी आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और फाइनली रिज़ल्ट वही है। तो आपको सोचना चाहिए कि आपके पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है, आपका रिज़ल्ट सिर्फ आपके से जुड़ा हुआ नहीं है, आपके माँ बाप का सपना है। आपको माँ बाप को, टीचर्स को क्या चाहिए आपसे? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप उनको पढ़ करके बहुत कमा करके पैसा देंगे, घर बना के देंगे। ये सब चीज़ तो पेरेंट्स खुद देंगे। लेकिन पेरेंट्स क्या चाहते हैं आपसे चाहते हैं कि आप अच्छा इंसान बन जाएं। आपको जो आपका अपना लक्ष्य है, जो वो नहीं कर पाए, वो आप में देखना चाहते हैं। सिंपल सी बात। तो आप अपने लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ें, उनके सपने को साकार करें, और जब वो सपना साकार होगा तो अपने देश, समाज और सभी का भलाई इसके अंदर है। तो आज आप लोग मेरे ख्याल से एक रिजोल्यूशन लीजिए, एक आपके अंदर आज वादा कीजिए कि नहीं, हम ईमानदारी से पढ़ेंगे, और ये आपका कैरियर डिसाइडिंग फेज़ है। ये 2 साल जो आपके पास है या 1 साल आपके पास जो है, यही निर्धारित करेगा कि आप आज के 10 साल बाद, 5 साल बाद सोसाइटी में किस नाम से जाने जाएंगे। तो ये आपका कैरियर डिसाइडिंग है। जो मेहनत यही 2 साल आप कर देंगे, वो ज़िंदगी भर आपको इसी के आगे गुणगान करना है, इसी चीज़ों को आगे लेकर के जाना है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो नहीं भी आए हैं, जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब या सोशल मीडिया से, या फिर बहुत चीज़ें और भी कनेक्टेड है यहाँ पे, उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ यूट्यूबर हैं, निर्भय कुमार जी हैं, इनका कैरियर फाइनोलॉजी है, काफ़ी अच्छा इनका फॉलोअर्स है, व्यूअर्स हैं, और इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी इन्होंने बिहार के अंदर बड़ा अच्छा काम किया है इन्होंने, जो हर इंस्टीट्यूट में जा कर के उनके बच्चों से मिलना, पेरेंट्स से मिलना, उनका फीडबैक लेना। आज बिहार के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि कौन सा इंस्टीट्यूट सही है, कहाँ मुझे एडमिशन्स लेने हैं। बहुत जगह जाते हैं लोग, रिज़ल्ट्स नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं किसी और का नाम लेकर के चला रहे हैं। तो बच्चे जब जाते हैं तो वहाँ पे फंस जाते हैं। 1 महीना 2 महीना क्लास किया, उसके बाद पता चला ये ख़राब है, टीचर्स चेंज हो रहे हैं, जो सोच के गए थे वो चीज़ें नहीं मिली। तो ये हर कोचिंग में जा कर के, हर चीज़ों से जा कर के, वहाँ से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो चीज़ों को लोगों को अवेयर करा रहे हैं। तो ये भी एक हर तरह से देखिए, हम लोग सब लोग अपने समाज में, सोसाइटी में कुछ ना कुछ अपने देश को योगदान दे रहे हैं। तो इनका भी ये चीज़ जो है अवेयरनेस, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे सोसाइटी के लिए भी। तो बाकी सब तो पेड मीडिया है, जहाँ से आप जानते हैं कि आप देंगे तो एडवर्टीज़मेंट होगा, लेकिन तहे दिल से, निस्वार्थ भाव से आप जा कर के सही चीज़ों को सही जगह पहुँचा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू वेरी मच निर्भय जी या HD न्यूज़ वाले जो हमारे आए थे, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।
एंड थैंक यू वेरी मच। और स्पेशली कुछ पेरेंट्स हैं, अंजलि की मम्मी हैं, थैंक यू वेरी मच, उन्होंने आए। और कुछ पेरेंट्स तो कहेंगे कि अपने बेटियों को, बच्चों को लेकर के आते हैं और वो जब तक क्लास चलता है तब तक लगभग इसी सराउंडिंग में रहते हैं। तो ये उनका डिवोशंस आपको देखना पड़ेगा, कितना डिवोटेड है वो। तो ये चीज़ें तो आपको कहीं ना कहीं पे करना है। आप जितना, आप इतने सुकून से हैं, आज आप एसी में बैठे हुए हैं, क्लास कर रहे हैं या घर पे हैं, आप देखिए कि आपके पेरेंट्स उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स, अपने सोसाइटी के लिए ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका डॉक्टर बनना। क्योंकि इंडिया में आज भी देखेंगे डॉक्टर का रेशियो जो है बहुत कम है, डेवलप कंट्री के रेशियो की बात करें अगर उसके तुलना में। तो इस देश को बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत है इन चीज़ों पे कि आप एक अच्छा डॉक्टर बने, अपने समाज और देश का नाम का रोशन करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन टू सिट हेयर। जो नहीं है उनको भी थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ अस, हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन। मतलब मुझे अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्र अदा करूं। थैंक यू वेरी मच। और पूरी उम्मीद है कि आप लोग अगली बार यहाँ आकर के, अब आपकी बारी आएगी और आप भी इसी तरह से दूसरों को मोटिवेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और ग्रेविटॉन से जुड़े रहने के लिए अगर आपको कभी भी लगे इन चीज़ों का, तो आप नेट पे, यूट्यूब पे या गूगल पे या सोशल मीडिया पे आप ग्रेविटॉन एकेडमी पटना टाइप करेंगे तो वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगी। जब भी कोई डाउट हो, कैरियर की काउंसलिंग की बात हो या फिर किसी तरह का हो जो हम लोग फॉलो करते हैं, लाइक NCERT फॉलो करते हैं, एक अच्छा अपना स्टडी पैकेज है हमारा, पेरेंटल यहाँ पे केयर है और सब्जेक्ट वाइज डाउट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे बैठ कर के पढ़ाते हैं। जब भी कोई दिक्कत हो, यू मे कॉल, हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 700-479-6842। तो इस नंबर पे आप बात करके कभी भी कोई भी रिलेटेड कैरियर के काउंसलिंग के रिगार्ड अगर बात करनी हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ ग्रेविटॉन एकेडमी। स्पेशल थैंक्स टू आवर टीम, जो हमारे टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं, और उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जो दिन रात लगे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि एक छोटा सा गिफ्ट अपने बच्चों को, एक स्टूडेंट को दिया जाए जो बहुत छोटा सा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सर हम लोग बात करने वाले थे, एक आप टेस्ट सीरीज़ भी ये करवा रहे हो। यस। तो आज हम स्पेशली अनाउंस करना चाहेंगे कैरियर फिनोलॉजी आपके जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा हमने एक टेस्ट सीरीज़ प्लान किया है यहाँ पे। वैसे बच्चों जो नीट 2022 देने वाले हैं, वैसे बच्चों को स्पेशली जो कैरियर फिनोलॉजिस्ट हैं, उन बच्चों को फ्री में हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करा रहे हैं। और साथ में एक क्रैश कोर्स भी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के लिए, स्पेशली फॉर नीट। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम लोग 25 अप्रैल से ये चीज़ें शुरू करने वाले हैं। स्पेशली फॉर 50 डेज़ के अराउंड हम लोग शुरुआत करेंगे कि 50 डेज़ के अंदर आप कैसे नीट की प्रिपरेशन करें, फिजिक्स की प्रिपरेशन करें, कौन कौन से पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो हम एक टेस्ट एंड डिस्कशन प्लान किया है आप लोगों के लिए। आप चाहें तो हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ हमें कॉल करना है या व्हाट्सएप पे बने रहना है और आपको अपना डिटेल्स भेजना है। और मेरा नंबर है, यहाँ पे आप दे सकते हैं 700-479-6842। इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। आप भी टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप भी क्रैश कोर्स के हिस्सा बन सकते हैं। हमारे यहाँ जो प्लान है वो बिल्कुल देखेंगे, हमारा बहुत स्मॉल क्लासरूम है जिसमें 25 से 30 बच्चों को ही हम यहाँ पे कल्चर करते हैं एक बैच के अंदर में, एक पूरे टीम की तरह। एक अच्छे जो टीम्स में जिस बच्चे की जो भी परेशानी होती है, डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर करते हैं। और कैसे टू द पॉइंट हीट करना है नीट के लिए, जेई के लिए, उन सब चीज़ों पे हम लोग एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर में बच्चों को पढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच कैरियर फिनोलॉजी, जिन्होंने आपको दिखाने के लिए इतना प्रयास किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक भी करें, बिल्कुल, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं इसी तरीके के और भी अपडेट्स लाते रहूँगा हमारे इस चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ही। और साथ में अगर आपको ये जानना होगा कुछ
फ्री लेक्चर्स अगर देखने होंगे हमारे, तो आप ग्रेविटॉन एकेडमी पटना के पे भी जा सकते हैं आप यूट्यूब में, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपको ये चीज़ें मिलेगी।